नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज दो टॉपिक विश्व भूगोल की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूकंप और ज्वालामुखी हम लोग कवर करेंगे। हर शिफ्ट से ज़्यादा मैक्सिमम शिफ्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। अभी एज इट इज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा प्रूफ जो रेलवे में पूछे गए हुए थे सवाल। और कैसे पढ़ेंगे, पहले तो इसके जो है भूकंप के कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके जितने फैक्ट बनते हैं और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी प्रकार ज्वालामुखी का कंसेप्ट, उसके फैक्ट और उससे जितने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के बने हुए सवाल हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। छोटी वीडियो होगी, क्वालिटी कंटेंट, वाकई आपका दिल खुश हो जाएगा। 10 मिनट टाइम दे करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि वाकई ही ये कंटेंट मलाई से कम नहीं है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, एक मैं बात कर लूँ कि अगर आपने पृथ्वी की बनावट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, स्ट्रक्चर जो अर्थ की है, तो आज की लेक्चर फिर समझ में नहीं आएगी। तो आपसे अनुरोध है वो वीडियो एटलीस्ट कम से कम देख लीजिएगा। भूकंप का कंसेप्ट हम समझते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था कि पृथ्वी को हमने 3 लेयर में डिवाइड किया था, या फिर हमने कहा था कि प्लेट, इसके या तो हमने हमने लेयर नाम दिया था या फिर प्लेट नाम दे दिया था। एक तो आपका हमने क्रस्ट में डिवाइड किया था, एक हमारा मेंटल था, और ये पूरा सेक्शन जो हमने रखा था क्रोड वाला सेक्शन रखा था। उसके बाद फर्दर जो डिवीज़न था हमारा, क्रस्ट को हमने आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट में, उसके बाद मेंटल को डिवाइड किया था आउटर मेंटल इनर मेंटल, और उसी प्रकार क्रोड को हमने डिवाइड किया ये आउटर क्रोड और इनर क्रोड। उसके बाद हमने क्या बताया था कि ये जो प्लेटें हैं आपस में क्या कर रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर है, और ये एक दूसरे के ऊपर नीचे रहने का भी रीज़न मैंने समझाया था, क्या, डेंसिटी डिफरेंसेस। और ये जो मूवमेंट कर रही थी, लेकिन ये प्लेटें एक दूसरे को क्या कर रही थी, ये इधर मूव करी है, इधर मूव करी, लेकिन ये फिर वापस इधर भाग नहीं रही है, ना ये इधर भाग रही। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच जो आपका क्या लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये सारी चीज़ें हमने समझाए थे कि ये सवाल भी आपके बने हुए थे। लेकिन फिर हमने एक चीज़ बताया था कि ये पूरा का जो आपका सेक्शन आपको देखने को मिल रहा था, क्रस्ट वाला भाग, ये पूरा सॉलिड फॉर्म में था। अब यहाँ सवाल बनेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। मेंटल वाला पार्ट हमने सॉलिड बताया था, लेकिन क्रोड का एक सेक्शन जो ऊपर था, जो आउटर क्रोड था, वो हमने नाम दिया था ये जो आपका द्रव के फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। और इनर क्रोड जो था सॉलिड फॉर्म में 4500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थे। तो अब देखिए, वे जब हम भूकंप पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी की सतह के अंदर की अगर हम लोग बात कर ले, और एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया था आपको, स्थेनोस्फीयर, क्योंकि ज्वालामुखी भी अभी हम लोग कवर करेंगे, इसलिए मैं अभी इसको पूरा रिकॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो पदार्थ है क्या, प्लास्टिक फॉर्म में, और ये जो एरिया है इसका हमने नाम क्या दिया था, स्थेनोस्फीयर। और इसमें ही क्या होता है, मैग्मा चैम्बर यहीं पे रहा, मतलब मैग्मा चैम्बर यहीं पाया जाता है, और जो यहीं से जो है आपके लावा इस प्रकार से निकलते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिक पदार्थ क्या होते हैं, प्लास्टिक फॉर्म में होते हैं, या फिर बोल सकते हैं पिघले फॉर्म में। क्यों होते हैं? अधिक टेम्परेचर होने के कारण लिक्विड में होता है, लेकिन ये जो है प्लेट, इसमें इतने अधिक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जिसके कारण ये क्या होता है, लिक्विड से ये क्या होते हैं, प्लास्टिक फॉर्म में यहाँ पे मतलब ये पदार्थ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अंदर में ये इतना हाई प्रेशर एग्जर्ट होने के कारण क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड। लेकिन आउटर क्रोड जो था आपका क्या था, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखिए, भूकंप में 3 तरंगे होते हैं, एक होते हैं पी तरंग, एक होता है आपका एस तरंग, और एक होता है एल तरंग। अब इसकी सबसे खासियत ये है कि अब हम एक बार भूकंप की डेफिनेशन के ऊपर बात कर लें, फिर वहाँ हम जाएंगे, इतना तो क्लियर होगा आपका। अब देखिए, पृथ्वी की सतह के अंदर, ये आपका पृथ्वी की सतह है, ये आपका भूपर पट्टी वाला जोन है, ठीक है, ये आपका पृथ्वी का सतह है, ये जो डॉट डॉट लाइन आप देख रहे हो। अब इसकी सतह के अंदर हम जैसे गए, ठीक है, 100 किलोमीटर के अंदर, 70 किलोमीटर, 75 किलोमीटर के अंदर, जहाँ से आपका स्थेनोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से क्या होता है, जो पृथ्वी जो आपका एक पॉइंट है, मतलब कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होती है, पृथ्वी की सतह के अंदर का वह बिंदु जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, भूकंप केंद्र। पूछा गया सवाल एनटीपीसी का कि भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, जहाँ से क्या होता है, आपका भूकंप की उत्पत्ति होती है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भूकंप उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, जहाँ से भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। देख लीजिए, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। अब ये जो पॉइंट के सीधे अगर आप जब लंबवत जाओगे पृथ्वी की सतह पर, तो पूछा जाएगा, देखिए पूछा जाएगा, भूकंप केंद्र के ठीक लंबवत पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं। ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। तो इस भूकंप केंद्र जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, उसके ठीक लंबवत पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होती है, या फिर जो उसके प्रभाव इस भूकंप का देखने को मिलता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। और सबसे अधिक विनाश भूकंप जो होता है इसी के आसपास वाले एरिया में होता है। उसके बाद धीरे धीरे इसके जो इफेक्ट होता है वो आपका कम होते चला जाता है भूकंप का। ये क्लियर हो गया भूकंप का कंसेप्ट क्या है। अब हम बात करते हैं
ये हमने देख लिया कि भूकंप की सतह के अंदर की वह बिंदु जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र ठीक लंबवत पृथ्वी पे जो होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, अधिकेंद्रित केंद्र कहते हैं। और पूछा जाएगा ये सवाल कि सबसे ज़्यादा भूकंप का प्रभाव कहाँ पे देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा अधिकेंद्र पे। अधिकेंद्र क्या है, पृथ्वी की सतह जो जो आपका भूकंप केंद्र था उसके जस्ट लंबवत जो केंद्र जो बिंदु बन रही थी उसे हमें क्या नाम दिया था, अधिकेंद्र। और सबसे ज़्यादा प्रभाव यहीं पे देखने को मिलता है। अब भूकंप जब होता है, उत्पन्न होती है, तो पूछा जाएगा कौन सी गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, तो याद रखिएगा रेडॉन गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये एक इनर्ट गैस है। अक्रिय पीरियोडिक टेबल की वीडियो देख लीजिए, इतना हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भूकंप की तीव्रता, ये पूछा गया सवाल, रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। कौन से स्केल में मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। उसी प्रकार पृथ्वी के अध्ययन को एनटीपीसी में पूछा गया। तो ये देख लीजिए किस प्रकार के सवाल आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट आपका सवाल, भूकंप जब उत्पन्न होती है तो 3 तरह की तरंगे उत्पन्न होती है। अब ये 3 तरंगे कौन कौन है, एक तरंगे जो है आपकी प्राइमरी तरंग होती है। और ये पूछा जाएगा कि ये कैसी तरंगे है, या फिर प्राइमरी तरंग, शॉर्ट सेकेंडरी तरंग, या फिर लॉन्ग वेव में कौन जो आपका अनुप्रस्थ तरंग है या फिर अनुदैर्ध्य तरंग है। तो याद रखना आपको, पी तरंग यानी कि प्राइमरी तरंग जो है वो आपकी कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, ये सॉलिड में भी मूव गमन कर सकती है और द्रव में भी, दोनों माध्यम में गमन कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं बता रहा हूँ। और ये थोड़ा सा विनाशकारी कम होता है अपेक्षाकृत जो 2 वेव और आती है जब भूकंप जब उत्पन्न होती है, तो जो होगी आपकी सेकेंडरी वेव और एक होगी लॉन्ग वेव। सेकेंडरी वेव की अगर हम बात कर लें तो आपसे पूछा जाएगा ये कैसी तरंग है, तो आपको बताना होगा ये क्या है, आपकी अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये हो गया ये कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य क्या है, फिजिक्स का लेक्चर देख लीजिए, रेलवे के लिए स्पेशली मैंने चलाया है वेब वाला टॉपिक, बहुत डिटेल डिस्कशन, न्यूमेरिकल सारा कुछ। या केवल जो आपके ठोस में गमन करती है, याद रखिए केवल सॉलिड में आपका जो ये गमन करती है, लिक्विड में ये गमन नहीं करती है। और विनाशकारी तरंग है, एस तरंग से ज़्यादा विनाशकारी है, और आप जो आपका प्राइमरी है, और एल से थोड़ा सा कम विनाशकारी होता। और सबसे ज़्यादा विनाशकारी पूछा जाएगा तीनों तरंगों में कौन है, तो एल तरंग यानी कि लॉन्ग वेव यानी कि दीर्घ तरंग है। और सतह पर आपको जो आपको तरंग दिखाई पड़ेगी, ये सबसे अधिक यही तरंग आपको गमन करती है। तो पॉइंट क्लियर है अभी तक कि भूकंप की, बस सब कुछ पॉइंट एक बार रिकॉल कर ले, बस इतना ही सवाल आपका बनेगा। एक तो भूकंप केंद्र होता है जहाँ से उत्पत्ति होती है। अब क्यों उत्पत्ति होती है, जो मैंने अभी प्लेटें आपको दिखाई थी, प्लेट के मूवमेंट के कारण, एक प्लेट इधर चला गया एक प्लेट इधर चला गया, तो इसके कारण ही क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। और दूसरा कारण क्या है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति। ये जो आपका स्थेनोस्फीयर मैंने आपको यहाँ बताया था, ये स्थेनोस्फीयर था, यहाँ पे प्लेटें जो इस प्रकार से, ये जैसे ज्वालामुखी यहाँ से उत्पन्न हुई, यहाँ से जो मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर पदार्थ आती है, तो ये क्या होता है, प्लेट इधर मूव करती है और ये प्लेट इधर मूव करती है, तो जिससे भी क्या होती है, उत्पत्ति होती है भूकंप की। तो 2 रीज़न, और ये आपका सवाल पूछा गया था, यहाँ मैंने मेंशन किया है, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है एक भूकंप का कारण है, और पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों के गति के कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है। एक तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, और प्लेटों के मूवमेंट के कारण भी उत्पन्न होती है किसकी, भूकंप की। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल, सुनामी का कारण क्या है, तो भूकंप ही है। कैसे, देखिए, सागरीय तल जल जो है आपका, महासागरीय जल बोल लीजिए, सागरीय जल बोल लीजिए, जब भूकंप आता है तो सागरीय जल में जब भूकंप आता है, जब देखिए अब क्या है, नीचे तो स्थल है ना, अब ऊपर में जल, सागर जल है, तो यहाँ पर जब भूकंप केंद्र अगर बन जाता है महासागरीय के अंदर, तो यहाँ से जब भूकंप केंद्र बनने के कारण ठीक इसके लंबवत पे आता है, तो यह इतने हाई एनर्जी से आती है, तो जब सागर की जो जल होती है वो इतने हाई एनर्जी से तट पर से टकराती है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है, सुनामी की उत्पत्ति होती है। तो सुनामी का कारण क्या हो गया, भूकंप। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ में पूछा गया सवाल। तो सारा भूकंप से पूछा गया सवाल हम लोग मात्र 9 मिनट में कवर कर लिए। अब एक डाउट आप लोग का था कि पीडीएफ से रिलेटेड, तो एक लिंक मैंने दिया है अपने टेलीग्राम, स्पेशली रेलवे स्टूडेंट, जेएसएससी सीजीएल और बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और बीपीएससी के स्टूडेंट जितने, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे पीडीएफ मिलेंगे, लेकिन कुछ पीडीएफ आपके पेड होंगे, और पेड का मैं अमाउंट बता दूँ 50 से 100 के अंदर। अब इतने क्वालिटी, मतलब पूरा मैं दूंगा, ये नहीं कि एक पीडीएफ में दूंगा पूरा। अब जैसे कि स्टैटिक जीके पे मेरा काम लगभग 50% कंप्लीट हो गया,
7 से 8 टॉपिक ही केवल स्टैटिक जीके में आपको पढ़ने होते हैं। पागल मत बनिए कहीं भी। मुझे पता है यूट्यूब में बहुत वीडियो हर दिन आपको स्टैटिक वो आपको याद नहीं रहेंगे मेरे भाई। सबसे बड़ा सबसे छोटा तो मैंने तो विश्व भूगोल में कितना चीज़ आपको करा दिया, नदियाँ। तो टॉपिक वाइज अगर कवर करते चले गए सब्जेक्ट वाइज को स्टैटिक में, जैसे विश्व भूगोल की स्टैटिक, अब भूगोल की स्टैटिक, हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक फॉर्म है उसको भी मैं कवर करा दूंगा। अगर हिस्ट्री की वीडियो तो मेरी डली हुई है यूट्यूब पे। और स्टैटिक जीके में 7-8 है, जैसे कि डांस हो गया, मेले फेस्टिवल हो गए, उसके बाद कुछ वाद्य यंत्र के फेमस पर्सन हैं, उसके बाद आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेशनल पार्क हो गए। मैं पूरा कंप्लीट पैकेज लाऊंगा 50 से 100 रुपीज़ मलाई कंटेंट, और 7 से 8 नंबर का मैं 110% की गारंटी देता हूँ वहाँ से सवाल बनेंगे। और अभी तक आपने जितने भी फॉलो किए तो आप सबको पता ही है, तो उस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और मेरा मेन चैनल फोकस स्टडी विद अभी, आप उसको भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। एटलीस्ट ये चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। देखिए अभी हमने जो आपको यहाँ पे बताया था, ये जो क्रस्ट वाला सेक्शन जो मैंने बताया था स्टेनोस्फीयर, और यहाँ पे जो पदार्थ आपका क्या है प्लास्टिक फॉर्म में है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। लेकिन स्टेनोस्फीयर में आपको पूछा जाएगा ज्वालामुखी की जो क्रियाएं होती है वो कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा स्टेनोस्फीयर। मैंने तो बता रखा पृथ्वी की बनावट वाली वीडियो में 5वां एपिसोड वाला में, यहाँ पे जो है यहीं से जो आपका ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। अब देखिए ज्वालामुखी की उत्पत्ति होना पृथ्वी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो अंदर में पदार्थ जो होती है वो पिघले हुए फॉर्म में होते हैं, प्लास्टिक फॉर्म में होती है। कई तरह से चट्टाने होते हैं, पर्वत होते हैं। अब वही क्या होते हैं प्लास्टिक फॉर्म में, ये इतने हाई टेम्परेचर में और इतने हाई प्रेशर में यहाँ पे पदार्थ आ जाते हैं, जिससे क्या होता है अगर ये बाहर अगर ना आए ना तो ये क्या होते हैं अंदर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसके कारण देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि प्लेटें बहुत ज़्यादा मूव करने लगे, जिससे पृथ्वी की स्ट्रक्चर या फिर हम लोगों को ज़्यादा परेशानी होने की चांसेस बढ़ जाएगी। इसलिए ज्वालामुखी की उत्पत्ति एक मतलब पृथ्वी की स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए बोला जाता है कि पृथ्वी का सेफ्टी वल्व किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी को कहते हैं। जैसे कि हम लोग जब ज़्यादा खा लेते तो क्या होता है वॉमिटिंग, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, तब आपको देखते हो फीलिंग अच्छा आता है। उसी प्रकार वॉमिटिंग ही एक तरह से ज्वालामुखी है। कंसेप्ट क्लियर। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी की इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ज्वालामुखी जब उत्पन्न होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखना है जलवाष्प। भूकंप के समय रेडॉन गैस। पृथ्वी का सेफ्टी वल्व किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्वालामुखी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया, पूछा जाएगा कि सेफ्टी वल्व किसे कहते हैं पृथ्वी का, तो ज्वालामुखी को कहते हैं। और एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, देखिए जहाँ पर स्थल, ये वाला पार्ट स्थल है और यहाँ पे महासागर है, तो ये जहाँ मिलती है तो यहाँ पे सबसे अधिक आपको चांसेस जो है ज्वालामुखी देखने को मिलेगी। तो पूछा जाएगा कहाँ पे सबसे अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलेगी, जहाँ पे स्थल और महासागर एक स्थान जहाँ पर दोनों आपस में मिलती है वहाँ पर ज्वालामुखी जो है आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगी। स्थल और महासागर से मिलने वाले स्थान में सबसे अधिक ज्वालामुखी का निर्माण होता। तो आपने को मैंने मैप कल दिखाया था पूरे विश्व भूगोल की, जो जापान वाला सेक्शन आपने देखा इस तरह से था, और बीच में जापान सागर। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा ज्वालामुखी है। उसके बाद भूकंप की क्रियाएँ भी इधर आपको देखने, यही एक रीज़न है। अब हम एक और आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं आपको कि कुछ ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी है, जैसे कि आपको मैं यहाँ बताया कि ये आपका स्टेनोस्फीयर है। काफ़ी ज़्यादा पिघला पदार्थ क्या होता है बाहर इस तरह से फॉर्म में, इस तरह से यहाँ से बाहर निकल गई चीज़ें। मतलब क्या निकली, जो निकलती है उसे हम क्या नाम देते हैं, लावा देते हैं। अब ये जो निकला हुआ है यहाँ से जो निकलता है ज्वालामुखी, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्रेटर की नाम देते हैं। अब ये जो यहाँ से पदार्थ निकला, अब यहाँ से पूरा पदार्थ जम गया। अब ये मैं एक छोटा सा फिगर में आपको समझा रहा हूँ तो आपको बड़ा ये लग रहा होगा बच्ची तरह से, लेकिन आप जब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो ज्वालामुखी निकला इसका जो व्यास, इसकी जो डायमीटर होगी ना, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर होती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना चौड़ा भाग में। अब यहाँ से पूरा पदार्थ बाहर निकला नीचे से। अब यहाँ से नीचे से जो बाहर निकली है तो ये जो निकली है अब यहाँ से जमा हो गई है, धीरे धीरे क्या हो गया, जो गर्म थी लेकिन फिर भी वातावरण के पानी बरसने के कारण, वर्षा के कारण या महासागर के जल के कारण ये क्या हो गई, ठंडा हो जाने के बाद ये फिर क्या होती है, जम जाती है। तो ये क्या होती है, पर्वतों का भी निर्माण करती है ज्वालामुखी। तो आपसे पूछा जाएगा कुछ पर्वतों का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन जो है ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, तो वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर। एक चीज़ और होता है, क्या होता है ना कि ये जो आपका यहाँ से पदार्थ कुछ निकला, ये जमा हो गया। अब हुआ क्या कि इतना अधिक बारिश हुआ, बहुत वर्षों की बात है, बहुत अधिक वर्षों की, पुराने वर्षों की बात कर रहे हैं। तो वहाँ से अधिक बारिश होने के कारण चारों तरफ क्या हुआ, पानी जम गया। ठीक है, चारों तरफ क्या हो गया, पानी जम गया थोड़ा सा एरिया में। अब यही इसको क्या नाम देते हैं ना, हम इसे झील का नाम देते हैं। तो ज्वालामुखी से ये निर्मित झील, इसे हम क्या नाम देते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, एक और सवाल, अब आपको जैसे पता है कि महाराष्ट्र का लोनार झील जो है वो क्रेटर
उसे हम क्या नाम देते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। क्यों? इसी कारण। लेकिन ये ज्वालामुखी निर्मित नहीं है, क्रेटर झील एक और होता है। एक तो ज्वालामुखी से निर्मित, मैंने बता दिया, यहाँ पे पदार्थ जो चट्टाने वगैरह निकली नीचे से, यहाँ पे ठंडी हो गया, पूरा कठोर भाग बन गया। अब वर्षा हुआ या फिर पानी जलधारा सागर की आई, तो ये चारों तरफ या फिर महासागर में ही ज्वालामुखी निकला, तो क्या हो गया भाई, ये आपका पूरा स्तर मतलब कि पूरा पर्वत वगैरह सूख गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा कठोर हो गया काफ़ी दिनों के बाद, और चारों तरफ पानी, तो ये क्या हो गया, आपका एक झील का निर्माण कर गया। तो ये क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी से जो निर्मित झील होती है उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा उल्का पिंड गिरने की घटनाएं। उल्का पिंड क्या होता है, ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली पिंड होती है। वो इतना हाई मतलब इनका जो होता है काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है। आप जिसको टूटता हुआ तारा कहते हैं कि देख करके कुछ भी मांग लो नौकरी लग जाएगी, ये सब फालतू बातें होती है। यही उल्का पिंड ही गिरता है, ये कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता। तो ये जब अब तो रेयर केस में उल्का पिंड गिरने को देखने को मिलता है, क्योंकि वो आते आते वायुमंडल में वो पूरा खत्म हो जाती है। अभी हाल में लेटेस्ट बिहार में गिरा हुआ था। तो क्या हो रहा है, जो गिरता है ना जब वो, तो भूपरपट्टी में बहुत अधिक किलोमीटर अंदर तक क्या होता है, एक मतलब कि आपका होल टाइप का बन गया। तो उसमें क्या हुआ, पानी, वर्षा की पानी आई या फिर सागर का जल, ये भी क्या होता है आपका एक झील का निर्माण करता है। तो भारत का एक महाराष्ट्र में लोनार झील जो है वो उल्का पिंड से निर्मित झील है, और इस झील को भी हम क्या नाम देते हैं, क्रेटर झील ही कहते हैं। तो पूछ लेगा मेरे भाई, महाराष्ट्र भारत में जो है झील, क्रेटर झील कौन है, तो महाराष्ट्र का लोनार झील। और ये किससे, ज्वालामुखी से या उल्का पिंड गिरने से, तो उल्का पिंड के गिरने से क्रिएट हुआ। एक कंसेप्ट और मैं यहाँ बता दूँ आपको। अभी मैंने आपको बताया कोई एस तरंग जो है आपका, एस तरंग क्या है आपका, कि ये जो आपका ठोस में भी गमन करता है, द्रव में भी गमन करता है। लेकिन मैंने आपको, सॉरी, द्रव में गमन नहीं करता है। लेकिन पी तरंग जो मैंने आपको बताया ठोस में भी और द्रव में भी गमन करता है। इसका कंसेप्ट देखिए क्या है। जब यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे भूकंप केंद्र था, यहाँ से भूकंप उत्पत्ति हुई थी, यहाँ से प्राइमरी वेव निकली, सेकेंडरी वेव निकली और एल वेव निकली, यानी कि लॉन्ग वेव निकली। तो प्राइमरी वेव इधर भी गए और जस्ट इसके अपोजिट, क्योंकि चारों तरफ से तो गोल है ना पृथ्वी, इधर भी जाएगी। तो यहाँ से सॉलिड है ये, तो प्राइमरी वेव सॉलिड में भी गमन करेगी, लिक्विड में भी गमन करेगी। तो ये नीचे भी आई, यहाँ पे लिक्विड से भी गमन करते हुए इधर आ गए। लेकिन सेकेंडरी वेव क्या होता है, केवल सॉलिड में गमन करती है। तो ये केवल सॉलिड फॉर्म में, इधर तो वेव आया, हम जिसको मेजर रिएक्टर स्केल में कर लिए, क्योंकि ये वेव हमें दिखाई पड़, लेकिन इधर जो आपका सेकेंडरी वेव नहीं आएगा, क्योंकि ये इधर यहाँ तक तो आएगा, लेकिन ये लिक्विड में गमन नहीं करता, इसलिए इधर इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो अब हमें इससे क्या, पृथ्वी की स्ट्रक्चर हमें इसी से समझ में आया कि अंदर में क्या है, आउटर क्रोड वाला भाग जो है लिक्विड है, यानी कि अंदर में जो है कुछ सेक्शन जो है लिक्विड फॉर्म में। कैसे पता चला था, एस वेव, सेकेंडरी वेव से ही पता चला। तो पूछा जाएगा पृथ्वी की बनावट की जो व्याख्या है सबसे अच्छा करती है कौन, ज्वालामुखी या भूकंप। तो याद रखिएगा, भूकंप जो होती है पृथ्वी की बनावट को सबसे अधिक डिफाइन करती है, या फिर हमें बताती है कि पृथ्वी के अंदर कैसी सारी चीज़ें हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में क्या है। तो वो सबसे अधिक किससे अधिक अच्छे से जानकारी मिलती है, तो हमें भूकंप से जानकारी मिलती है। बहुत डिटेल चलेगा हम लोग। अब हम बात करेंगे फैक्ट, एकदम फैक्ट जल्दी मारेंगे मेरे भाई। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना भाई, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, और एकदम कंटेंट मलाई मिलेगा। चलिए 7-8 नंबर तो मैं आपको दिला कर रहूँगा ऐसे ही स्टैटिक जीके का, जो बहुत हवा मचा हुआ है यूट्यूब पे, फालतू चीज़ें की इतनी वीडियो कौन याद कर लेगा भाई। मैं नहीं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हो, एक टॉपिक थोड़े पढ़ना। अब हमने बता दिया कहाँ उत्पन्न होगी, ये क्लियर है। स्टेनोस्फीयर से ज्वालामुखी का निर्माण होता है, मैग्मा चैम्बर स्टेनोस्फीयर में पाया जाता है। ये सब पृथ्वी की बनावट बता दिया। जिस भाग में मैग्मा निकलता है उसे हम क्या नाम देते हैं, क्रेटर, अभी मैंने बताया। और यहाँ पर जो पदार्थ कैसे फॉर्म में, पिघले हुए फॉर्म में पृथ्वी के अंदर होते हैं। अब इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी यहाँ से भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए एक ज्वालामुखी है, सब अब ये सब मैंने लिख दिया, या तो ऐसे नाम दे देगा, टेम्पो मैसिव ज्वालामुखी, मोनोलोवा ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी, एक और ज्वालामुखी का नाम दे देगा फ्यूजियामा ज्वालामुखी। इनमें से कौन सक्रिय नहीं है, तो देखिए ये भी सक्रिय, ये भी सक्रिय, ये भी सक्रिय, वो भी सक्रिय है, यानी ये देख करके आपको टिक करना है। तो पूछा जाएगा टेम्पो मैसिव ज्वालामुखी कहाँ पे, कौन से महासागर में, तो एकदम पूछा गया सवाल, एकदम रट लीजिए, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी टेमू मैसिव ज्वालामुखी है। और कहाँ पर इस ज्वालामुखी देखने मिलता है, तो प्रशांत महासागर में। दुनिया की सबसे बड़ा ज्वालामुखी टेमू मैसिव ज्वालामुखी। मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ पर सक्रिय है, ये यूएसए के हवाई द्वीप पर उत्पन्न होती है। और एक सबसे अच्छा सवाल पूछा जाएगा कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अमेरिका में ही कहाँ पर, तो हवाई द्वीप जो है वहीं पर होता है। और भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है कहाँ, तो बैरन द्वीप में। और बैरन द्वीप में कहाँ, तो अगर पूछा लिया जाए प्लेस, द्वीप का नाम पूछ लिया जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप।
नेक्स्ट आपका मोनोलोवा ज्वालामुखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब सारे सवाल आपके मेरे भाई। स्ट्रॉम वैली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी जो ये सक्रिय ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछा जाएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किसे? स्ट्रॉम वैली ज्वालामुखी में। कैसी ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो इटली में। देखिए ना कहाँ कहाँ पूछा गया ये सवाल। एसएससी तो छोड़ दीजिए, वो एसएससी तो मैंने दिखाया ही नहीं है आपको वहाँ पे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इटली में है। और ये कैसी ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे देखिए माउंट विसुवियस ज्वालामुखी, मैंने कहा था कि ऐसी ज्वालामुखी से क्या होती है? निर्मित ये जो पर्वत है ये क्या है? ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। तो कहाँ पे? इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। और कैसी ज्वालामुखी है? तो याद रखना परतदार। ये परतदार जो है पर्वत है, ये ज्वालामुखी से निर्मित आपका पर्वत है। माउंट विसुवियस ज्वालामुखी इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित है और परतदार ज्वालामुखी है। नेक्स्ट ओजोस डेल सेलाडो ज्वालामुखी, ये सक्रिय है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, अर्जेंटीना और चिली देश। मैंने आपको बताया था अर्जेंटीना चिली कहाँ पे, ये वाला भाग चिली अर्जेंटीना। मैंने आपको समझ में आ रहा हो कितना अच्छा से कि चीज़ें कितना अच्छे से मैंने मैप को भी चीज़ें क्लियर करवाया था आपको। नेक्स्ट वेरन टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप, मैंने बता दिया है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे? फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी तो जापान में है, एक सक्रिय ज्वालामुखी। पूछेगा भाई ये सब सवाल आपके एग्जाम में। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, अब देखिए यही आप जो है स्टैटिक जीके में आपको यही सब पढ़ा के पागल बनाते हैं भाई। देख लो, क्लियर कर लो नोट्स बना करके। माउंट कोटोपैक्सी जो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट आपको बोलेगा अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। देखिए ये एक माउंट पर्वत किलिमंजारो, ये कैसी ज्वालामुखी थी? तो मृत ज्वालामुखी हो गई। देखिए 2-3 तरह की ज्वालामुखी होती है मेरे भाई। तो माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी कैसी? मृत मतलब कि ये बहुत पुरानी ज्वालामुखी हो गई। अब इससे कुछ तरह की दिक्कतें नहीं है, कोई भी अब यहाँ से ज्वालामुखी नहीं निकलती। तो एक ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, कहाँ? तो तंजानिया में स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या है? वो लेटेस्ट ज्वालामुखी जो अभी उत्पन्न हुई और अभी भी उससे कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से पदार्थ निकलते हुए देखने को मिले, वो हो गए सक्रिय ज्वालामुखी। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे? किलायू में। किलायू कहाँ? हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप कहाँ? तो यूएसए में, अमेरिका में। तो या तो अमेरिका ऑप्शन में देगा, या हवाई द्वीप दे देगा, या किलायू देगा। या आपसे ऐसे पूछेगा कि हवाई द्वीप कहाँ है, क्योंकि हवाई द्वीप में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है, इसलिए ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ईरान की प्रसिद्ध मृत ज्वालामुखी आपसे पूछा जाएगा कौन सी है? तो याद रखिएगा देवबंद। मृत है क्योंकि ये बंद हो गया, बंद। देवबंद मृत ज्वालामुखी है। कैसी ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी। तो याद रखना देवबंद एक मृत ज्वालामुखी है, ये ईरान की प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। और एकमात्र सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महादेश है जहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, मात्र एकमात्र महादेश है। क्लियर मेरे भाई? पूरा आपका क्लियर हो गया। ज्वालामुखी और भूकंप, दो तरह की ज्वालामुखी होती है। एक सक्रिय होती है जो अभी प्रेजेंट में आपको निकला हुआ वो ज्वालामुखी होगा, एक मर गया। और बीच में एक ज्वालामुखी होती है जो 8 से 12 साल पुरानी मतलब निकली हुई थी ज्वालामुखी, जो अभी भी कुछ हल्की फुल्की इफेक्ट देखने को वहाँ से कुछ मिल रही है, या नहीं भी मिली, बिल्कुल शांत हो गई, तो उसे आप बीच में हम लोग इसे रखते हैं। तो सक्रिय क्या है, मृत क्या है, मैंने नाम भी बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया, सारा कुछ सारा पीडीएफ मिलेगा। अब देखिए 2-3 टॉपिक बच गया है। एक तो पृथ्वी जो स्थल मंडल वाला भाग पूरा पढ़ेंगे हम लोग, स्थेनो जहाँ पे हवाई जहाज उड़ती है, जो वर्षा वाला क्षेत्र, ये सब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जहाँ से रेडियो तरंगे आती है वो सब पूछ रहा था, आपसे पूछा जाएगा, फैक्चुअल चीज़ है। और एक पर्वत विश्व की पूरी पर 2-3 टॉपिक में कवर कर दूंगा मैं। और उसके बाद है इसकी पूरी कंप्लीट विश्व भूगोल की पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।